हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ेंगे विलयन भाग 11, जिसमें हम पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, राउल्ट का नियम और वाष्प दाब की परिभाषा और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाष्प दाब पे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, हेनरी का नियम नहीं देखा है और आगे जो हमने विलियन 10 पार्ट पढ़ लिए हैं वो नहीं देखी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे जाएं, वहां पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली है विलियन चैप्टर की, तो आप उसे जरूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, तो हमने अभी तक विलयन पढ़े थे। मैंने बोला था कि विलायक आप द्रव ही लेना, उसमें आप ठोस ऐड कर सकते हैं, उसमें आप द्रव ऐड कर सकते हैं, उसमें आप गैस ऐड कर सकते हैं। तो गैस को द्रव में ऐड करने वाला सिस्टम तो मैंने बता दिया था हेनरीज के नियम में। अब आज पढ़ेंगे जो विलायक है द्रव, उसमें आप एक बार तो द्रव ऐड करके देखेंगे, मतलब कोई लिक्विड डाल के देखेंगे, जैसे दूध ऐड कर दिया या कोई लिक्विड हनी ऐड कर दिया। और दूसरा सिस्टम होगा जैसे पानी में आप नमक डाल दे रहे, कोई ठोस ऐड करके देखेंगे, तो तब वाष्प दाब में क्या चेंज आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। मतलब विलायक तो द्रव लेना ही है, उसमें आप जो विलेयी मिलाएंगे वो भी द्रव होना चाहिए। जैसे कि देखिएगा, ये विलेयी है, कैसा दिख रहा, द्रव दिख रहा। ठीक है, ये विलेयी वाष्पशील है। ठीक है, वाष्पशील मतलब वाष्प उत्पन्न करता है। और विलायक जो है, ठीक है, वो तो द्रव अवस्था में ही है, वो हमने लिखा हुआ है द्रव। और विलायक वाष्पशील ही होते हैं मोस्टली सभी। ठीक है, तो आप इस विलेय को इस विलायक में डाल देंगे और इसको घोल देंगे तो बन जाएगा विलयन। एक समान विलयन हो जाना चाहिए, समांगी, तो ये विलयन होगा। तो आप देखेंगे इस विलेय में, इस विलयन में क्या क्या उपस्थित होगा। कुछ मात्रा विलेय की होगी जो यहाँ से मिली थी, और कुछ मात्रा विलायक की होगी। तो विलेय के मोल अंश मान लीजिए कितने थे, x1। मोल अंश मोल प्रभाज भी पढ़ चुके हैं, इसको काई 1 से दिखाते हैं। और विलायक का मोल प्रभाज को हमने काई 2। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसने विलेय को मान लिया x2 और विलायक को माना x1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि हम पहले से जो वीडियो बना रहे हैं उसमें विलेय को हमने 1 माना है, इसलिए अभी भी 1 मान रहे हैं। विलायक को 2 माने हैं तो 2 ही मान रहे हैं। ठीक है, तो मूल अंश हो गया। अब वाष्प दाब की बात करते हैं। देखिएगा, जब यहाँ अकेला था तो इसका वाष्प दाब शुद्धतम अवस्था में मैंने बताया था P0 होगा। अगर इसको P1 मान दें तो P0, और इसका क्या हो जाएगा P2 0। जब अकेला होता है तो वाष्प अलग होगा, ठीक है, वाष्प दाब भी अलग। लेकिन जैसे ही विलयन में मिला देंगे तो विलयन में कुछ विलेय है, कुछ विलायक है, और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो आंशिक वाष्प दाब है, वाष्प दाब इस विलयन में वो कुछ अलग होगा। तो आंशिक का मतलब है आधा इसका आधा इसका। तो इस विलेय का आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए P1 है और विलायक में P2 है। अब हम नियम पे आते हैं। देखिए नियम क्या कहता है। देखिए नियम है, फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट 1986 में हेनरी के नियम के आधार पर एक आंशिक वाष्प दाब व मोल अंश के बीच एक नियम दिया था, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए हेनरी का नियम हमने पढ़ा था। हेनरी के नियम ने गैसों की विलेयता, मतलब गैसों की कितनी मात्रा विलायक में घुलेगी, वो आंशिक दाब के या दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। यही तो कहा था उन्होंने, दाब और गैसों की विलेयता, गैसों की मात्रा के बीच संबंध बताया था। यहाँ पर गैस की बात नहीं चल रही, यहाँ पर किसकी बात चल रही, विलेय। विलेय क्या होना चाहिए, वहां था गैस और यहाँ क्या था, द्रव या फिर अभिलिंगे ठोस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, केवल इतना कि हेनरी ने गैस की बात की थी विलेय में, और जो राउल्ट हैं वो विलेय में बात करते हैं, या तो ठोस की या फिर द्रव की। ठीक है, तो उन्होंने भी ये नियम दिया। उन्होंने विलेय की जो आंशिक दाब है, सॉरी, विलयन में आंशिक दाब जो होता है और विलयन में किसी भी घटक का, अगर कहें विलेय घटक है, विलायक घटक है, इनके मोल अंश के बीच संबंध बताया, उससे बोलते हैं राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, सेम हेनरी का नियम है। जहां आप गैस कहेंगे वहां आप कह देंगे विलेय या विलायक। ठीक है, तो ये नियम कहता है विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, इस विलयन में किसी भी घटक का आंशिक दाब, ठीक है, ये दिख रहा है आंशिक वाष्प दाब P1, वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के बराबर होता है। मीन्स ये नियम कह रहा है किसी विलयन का वाष्प दाब P1 कितना होगा, इस विलयन में विलेय का वाष्प दाब कितना होगा, ये डिपेंड करेगा किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसके मोल अंश की, इसकी कितनी मात्रा उपस्थित है। मात्रा ज्यादा तो वाष्प दाब भी ज्यादा, मात्रा कम तो वाष्प दाब भी कम। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम लिखेंगे आंशिक वाष्प दाब को, मान लीजिए अभी किसी की बात नहीं कर रहा है, कोई भी घटक है,
1 2 नहीं मानते हैं, खाली मान लीजिए वो घटक को हम P से दिखा रहे हैं, उसका आंशिक दाब है P, और जो घटक में उसके मोल हैं उसको भी हमने X से दिखा दिया, ठीक है, काई कहते हैं इसको। तो प्रपोर्शनल, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। हेनरी में आया था KH, हेनरी नियतांक, लेकिन यहाँ क्या है, केवल इतना सा अंतर है, यहाँ नियतांक आएगा P0। शुद्धतम अवस्था में जो उस घटक का वाष्प दाब होता है, मैंने बताया था शुद्धतम अवस्था में वाष्प दाब होता है, उसको P0 से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर से गोला लगा देना, इसे नोट बोलते हैं P0। तो ये नियम हो गया P = P0 × ये गुणा है X, X मतलब काई हो जाएगा, ये मोल अंश है। तो इस फॉर्मूले को देख के एक फॉर्मूला और बन रहा है। क्या बन रहा है फॉर्मूला? वो कह रहा है कि किसी भी घटक का ये क्या है, आंशिक दाब किसके बराबर होगा, मोल अंश, उस घटक के मोल अंश गुणा उस घटक का शुद्धतम अवस्था में, जब वो अकेला था उसकी शुद्धतम अवस्था में वाष्प दाब, ये शुद्धतम अवस्था में वाष्प दाब उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है उस घटक का आंशिक दाब, विलयन। ये विलयन का आंशिक दाब है, ये अकेला, जब वो अकेला था तब का आंशिक दाब है। तो सॉरी, आंशिक नहीं होगा उस समय, तो पूर्ण दाब आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया, देखिएगा। तो एक नियम और आ गया, ऐसे भी कह सकते हैं, दिए गए ताप पर, देखिए टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, ये मैंने हेनरी के नियम में भी बताया था। ताप और दाब, आयतन, ये जो भी होता है उसमें अगर आप दाब को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, तो आपको ताप स्थिर रखना पड़ेगा, वरना वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो दिए गए ताप पर, एक निश्चित ताप पर विलयन के किसी एक घटक समझ रहे हैं ना, विलयन को जो बना रहे हैं उसको घटक कहेंगे, जैसे विलेय और विलायक मिलके बना रहे हैं तो वो घटक कहलाएंगे। तो दिए गए ताप पर विलयन के किसी एक घटक का आंशिक दाब, ठीक है, आंशिक वाष्प दाब, उस घटक के मोल अंश काई तथा उस घटक की शुद्धतम अवस्था में, मतलब जब वो अकेला था तो उस समय वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देती हूँ। ये विलेय लिया है आपने, ठीक है, तो ये विलेय है, ये विलायक है, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो विलयन बन जाता है। तो विलेय जब अकेला था, ये है अकेला, इसमें कोई चीज नहीं मिली है, तो मान लीजिए शुद्धतम अवस्था में इसका वाष्प दाब था, इसको नॉट से दिखाएंगे, इसको 1 मान रहे हैं, विलेय को हमने 1 मान लिया तो इसको P1 नॉट, और विलायक जब अकेला था इसको 2 मान रहे हैं तो इसको P2 नॉट। ये है शुद्धतम अवस्था। डॉट अगर नॉट लिख के आ जाए, गोला बना के आ जाए, तो समझ लेना ये शुद्धतम अवस्था है, जब कोई चीज मिक्स नहीं हुई। तो इस समय मोल अंश था X1, इसकी मात्रा मतलब X1 थी, और इसका था X2। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो विलयन बन जाते हैं। तो इस विलयन का संपूर्ण, उस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, इसका प्लस इसका वाष्प दाब मिला के ही तो होगा। तो उस विलयन का वाष्प दाब मैंने PS मान लिया, S फॉर सॉल्यूशन, P फॉर दाब, प्रेशर, ठीक है। तो इस विलयन में आपको पता है कुछ मात्रा विलेय की है, कुछ विलायक की है। तो इस विलयन में, बच्चों ध्यान से सुनना, इस विलयन में जब इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो आप ये मत कहना इसका विलेय का वाष्प दाब अब P0 रहेगा, नहीं, P0 P1 नॉट तब था जब वो अकेला था, P2 नॉट तब था जब विलायक अकेला था। लेकिन जैसे ही मिक्स करते हैं ये एक दूसरे के बीच, इनके बीच आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है, या कभी कभी विलेय क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, विलायक के अणु से चिपक जाता है ना, तो वाष्प में चेंज आता है। तो विलयन में विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब होगा वो बदल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर शुद्धतम, ये P1 नॉट नहीं कहेंगे इनको। तो इस विलयन में विलेय के वाष्प दाब को आंशिक बोल रहे हैं। आंशिक मतलब इस विलेय का अंश का वाष्प दाब और इस विलायक के अंश का वाष्प दाब, तो उसको हम P1 मान लेंगे विलयन में, और P2। डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अकेले में P1 नॉट P2 नॉट, लेकिन विलयन में इनमें कुछ चेंज आएगा, अभी मैं बताऊंगी वो चेंज क्या आएगा। तो चेंज आने की वजह से इनका वाष्प दाब P1 मान लेंगे और विलायक के वाष्प दाब को P2 मान लेंगे। तो इन P1 P2 को जोड़ देंगे, वो किसके बराबर होगा, PS के बराबर। तो इस फॉर्म में, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विलयन में अब हम निकालते हैं किसी एक घटक, विलेय का निकाल लेते हैं। तो विलयन में विलेय का जो आंशिक दाब होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो नियम अभी बताया था, किसके, उसी घटक के, मतलब विलेय के मोल अंश के बराबर। तो विलेय का आंशिक दाब क्या बताया था मैंने, P1, ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, समानुपाती होगा किसके, विलेय के मोल प्रभार। विलेय के मोल प्रभार कितने हैं, X1। प्रपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक क्या आएगा, यहाँ पर मैंने अभी बताया था, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, यहाँ पर नियतांक नहीं आता है, यहाँ पर आता है P1 नॉट। शुद्धतम अवस्था में इसी पदार्थ का, विलेय का शुद्धतम अवस्था में वाष्प दाब कितना था पहले अकेले में, तो वो आ गया P1 नॉट, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया P1 = X या Chi1 × गुणा
P1 नॉट। तो आपको पता है Chi1 निकालना, मैंने पहले बताया मोल अंश किसका कैसे निकालोगे, विलेय का N1 अपॉन N1 प्लस N2, विलेय के मोल बट्टे विलेय के मोल प्लस विलायक का मोल। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे हमने विलेय का निकाला था एक घटक का, अब दूसरे घटक का निकालते हैं। दूसरा घटक क्या होता है विलयन में, विलायक। तो विलयन में विलायक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक ही बोलेंगे, विलयन के अंदर है तो आंशिक बोलेंगे। तो विलयन में विलायक का आंशिक दाब किसके बराबर होगा, मोल अंश। किसके मोल अंश, उसी के, विलायक के मोल अंश। तो आंशिक वाष्प दाब जो विलायक था, अभी मैंने बताया था विलायक का आंशिक दाब कैसे दिखाते हैं, P2 से। तो P2 किसके अनुक्रमानुपाती होगा, इस विलायक के मोल अंश के। मोल अंश को दिखाते हैं X2 से, विलायक वाले को। ठीक है, तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक नेतांक, कह सकते हैं, नेतांक तो नहीं है, तो ये हो जाएगा शुद्धतम। इस विलायक का जब ये अकेला था, शुद्धतम अवस्था में था, तो इसका शुद्धतम अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू X2 गुणा इंटू डॉट लगाया है इंटू P2 नॉट। तो आपको पता है X2 विलायक जो है उसका मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, ऊपर आ जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 होता है विलायक का मोल विलायक के मोल बट्टे विलेय और विलायक के मोल, मतलब इसको कह सकते हैं विलयन के मोल। अब आ जाएगा, अब लगाएंगे डाल्टन का नियम। ये हो गया विलयन की बात कर रहे हैं, विलयन में विलेय का भी है और विलायक भी है, तो विलेय का भी कुछ आंशिक दाब है और विलायक का भी कुछ आंशिक दाब है। अब हम देख रहे हैं कि इस विलयन में कुल दाब कितना होगा, तो कुल दाब निकालने के लिए डाल्टन का नियम लगाते थे, क्योंकि डाल्टन कहता था कि अगर किसी कंटेनर में, उसने गैस के लिए बोला था, किसी पात्र में एक से ज्यादा गैस हैं, तो सभी गैसें दाब लगा रही हैं, तो उस पात्र का कुल दाब सभी गैसों के द्वारा लगाए गए दाब के बराबर होता है। इसलिए इस विलयन में विलेय का भी दाब है, विलायक का दाब भी दाब है, तो इस विलयन का कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा, विलेय का आंशिक दाब प्लस विलायक का आंशिक दाब। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, कुल वाष्प दाब को PS कह लेते हैं, विलयन का वाष्प दाब इक्वल टू विलेय का वाष्प दाब P1 प्लस विलायक का आंशिक वाष्प दाब P2। बस इनको बोलेंगे विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक बोलेंगे। ठीक है, तो PS इक्वल टू P1 को हम क्या लिखेंगे, अभी निकाला था हमने फॉर्मूला, P1 इक्वल टू क्या आया था, P1 इक्वल टू X1 P1 नॉट। ठीक है, और P2 इक्वल टू आया है P2 इक्वल टू आया है X2 P2 नॉट। ये आ गया फॉर्मूला। आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी इक्वल के इधर लेके जाओ। ठीक है, इक्वल के इधर ले जाओ, मान लीजिए मैं X2 को ले गई, ये मैं मोल अंश में पढ़ा चुकी हूँ फॉर्मूला, कि विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश को अगर जोड़ देंगे तो कुछ भी करके एक आएगा, बताया था ना, न्यूमेरिकल भी कराए थे। नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैं आपसे बोल रही हूँ कि वीडियो तभी समझ में आती है किसी भी यूट्यूबर्स की जब आप शुरू से पढ़ते हैं उसके लेक्चर्स। ठीक है, तो X1 का मान आ गया, X2 को यहाँ लेके गए तो 1 माइनस X2, इसमें रख लेंगे X1 P1 नॉट, X1 की जगह रख देंगे वैल्यू 1 माइनस X2 P1 नॉट प्लस X2 को ऐसे रहने दो, दो वैल्यू कॉमन हो जाएंगी ना, तो P1 से गुणा इसमें भी करेंगे, तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस ये हो गया X2 P2। अब क्या करेंगे, इसको मैं क्या कर रही हूँ, P1 नॉट X2 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, ये माइनस वाले को इधर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट माइनस ये X1 है, X1 P1 नॉट। अब दोनों में ये X2 था, बाई मिस्टेक हो गया ये मुझसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में X2 आपको कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो X2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट। तो ये फॉर्मूला आ गया PS इक्वल टू P1 नॉट प्लस X2 इंटू P2 माइनस P1 नॉट। तो इतना आप निकाल सकते हैं, आपकी NCERT बुक्स में दिया है ये। देखिए, राउल्ट का नियम एक ऐसा नियम है जो मैंने अभी तक देखा है NCERT 12th वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो कंटिन्यूअसली 10 इयर्स के पेपर में हर बार आपको क्वेश्चन दिखेगा 3 मार्क्स में, हर बार उसने पूछा राउल्ट का नियम, राउल्ट का आदर्श गैसें, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, राउल्ट का नियम, बार बार उसने उन्हीं में पूछा है कि राउल्ट के नियम से क्या फर्क पड़ता है। तो आपको राउल्ट नियम अच्छे से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो बात थी कि मैंने किसी विलायक द्रव में विलेय भी क्या मिलाया था, द्रव, जैसे कि पानी में मैंने दूध मिला दिया तो वो क्या हुआ, द्रव द्रव विलयन। अब बात कर रहे हैं विलायक जो द्रव है उसमें मैं कोई ठोस, नमक, चीनी ये मिला रही हूँ, तब वाष्प दाब क्या होगा। ठीक है, नियम बच्चों ध्यान से सुनना, नियम वही राउल्ट का लगेगा। ठीक है, क्योंकि राउल्ट ने एक्सपेरिमेंट दोनों के लिए किया, तो
आपको लगेगा राउल्ट का नियम, डेफिनेशन सेम रहेगी, कोई डिफरेंस नहीं। तो वाष्प दाब, अब मैं बार बार बोल रही हूँ वाष्प दाब, अब आपको पता ही नहीं वाष्प दाब क्या है, तो सुनिएगा वाष्प दाब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे भी वाष्प दाब से रिलेटेड हमने क्वेश्चन करने हैं। तो देखते हैं वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर हम साम्यावस्था की बात करें तो डेफिनेशन ये दी है, साम्यावस्था पर एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ओ मैम ये आपने क्या कहा, हमें तो समझ ही नहीं आया। आएगा ना समझ में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले इसको देखिए तब डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपने एक बंद कंटेनर लेना है, ठीक है, एक पात्र आपने लिया, उसमें आपने विलियन बना के रख दिया, ऐसे समझ लीजिए विलियन विलायक जो भी लिया है मान लीजिए आपने रख दिया। आप मान लीजिए आपने एक पतीला लिया है, एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी भर दिया और उसको ढक के रख दिया, ढक के रखना जरूरी है। तो आप देखेंगे बीकर में आपको क्लियर दिख जाएगा, जब आप गर्म करोगे तो आप देखोगे जो द्रव के कण थे, अणु थे, वो धीरे धीरे वाष्पित हो रहे हैं, ठीक है, वाष्पित हो रहे हैं। तो द्रव के कणों का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, ठीक है, द्रव के अणुओं का गैस में बदलना या वाष्प में बदलना, इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। अब आपने देखा है अगर आपने ऊपर ढक्कन लगाया होगा तो जितने भी कण गैस में बदल रहे हैं, वाष्प में बदल रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो ढक्कन आपने लगाया उसको बंद किया है वहां से टकरा के फिर से नीचे आ जाते हैं द्रवावस्था में। देखा है आपने, ऊपर आप ढक्कन लगा देते हैं तो बूंद बूंद टपक के वो नीचे आ जाते हैं। तो ये जो गैस के कण थे जो ऊपर चले गए थे, गैस के कण बर्तन की दीवार में टकरा के, ऊपर जो ढक्कन लगा है उससे टकरा के फिर से द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो गैस के कणों का, वाष्प के कणों का फिर से द्रव अवस्था में लौटना संघनन कहलाता है, ठीक है। द्रव के अणु अगर गैस अवस्था में जाते हैं तो इसको वाष्पन कहते हैं, और वाष्प के अणु या गैस के अणु अगर फिर से द्रव अवस्था में आएंगे तो इसको संघनन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अगर आप गर्म कर रहे हैं तो ये गैस, द्रव के अणु गैस में बदलेंगे और गैस के अणु ऊपर टकरा के फिर से नीचे आएंगे, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितनी स्पीड से, जितनी गति से गैस के, द्रव के कण गैस में बदल रहे हैं, मतलब जितनी तीव्र गति से वाष्पन की प्रक्रिया हो रही है, ठीक उसी गति से क्या हो रहा होगा, ये जो गैस के कण हैं द्रव में बदल रहे हैं, मतलब उतनी स्पीड से संघनन हो रहा होगा। तो वो कंडीशन जब वाष्पन की दर, जितनी स्पीड से वाष्पित हो रहे हैं और जितनी स्पीड है संघनन की दर, दोनों की दर बराबर हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं साम्यावस्था। समझ में आ गया, जितनी स्पीड से द्रव गैस में बदल रहा है और जितनी स्पीड से गैस के कण द्रव में बदल रहे हैं, अगर दोनों की स्पीड बराबर होगी, संघनन और वाष्पन की दर बराबर हो गई, तो ये स्थिति कहलाएगी साम्यावस्था, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो मान लीजिए साम्यावस्था आ चुकी है, अब डेफिनेशन शुरू होती है साम्यावस्था पर। तो ये साम्यावस्था आ चुकी है, अब साम्यावस्था पर प्रक्रिया चलते जा रही है। देखो बच्चों ध्यान रखना, गैस के कण ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के कण नीचे आ रहे हैं अभी भी। अब क्या होगा, साम्यावस्था जैसे ही आ गई तो ये गैस के कण, जितने भी गैस के कण वाष्प की अवस्था में होंगे, कुछ तो कण होंगे ना, जो जितने भी गैस के कण ऊपर होंगे, बर्तन की दीवार में टकरा रहे होंगे, जितने भी कण गैस के या वाष्प के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वाष्प के कण क्या करते हैं, ये जो द्रव की सतह है, ये तो वाष्प है गैस, ये क्या करेंगे, द्रव की सतह पर, ऊपरी सतह पर एक दाब लगाएंगे, ठीक है, एक फोर्स लगाएंगे, एक दाब लगाएंगे, एक प्रेशर लगाएंगे, तो इसी दाब को हम कहते हैं वाष्प दाब। अब समझ में आया, साम्यावस्था पर ये जो वाष्प के कण हैं ये क्या करेंगे, द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करेंगे, इसी को कहते हैं वाष्प दाब। तो डेफिनेशन होगी साम्यावस्था पर एक निश्चित ताप, देखिए टेम्परेचर भी एक फिक्स होना है, साम्यावस्था पर किसी एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा, ये जो वाष्प के अणु है द्रव की सतह पर एक दाब आरोपित करेंगे, इसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। सिंपल परिभाषा में वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब, लेकिन किस कंडीशन में, साम्यावस्था में, ये ध्यान रखना है, ये कहना जरूरी है, ठीक है। तो आ गया है आपको इतना समझ में वाष्प दाब क्या है। तो मतलब वाष्प के कण जितने ज्यादा उतना ज्यादा ये दाब लगाएंगे, मतलब जितने ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, जितने ज्यादा लोग ऊपर यहाँ पर पहुंचे होंगे, मान लीजिए 50 लोग हैं तो 50 लोग दाब लगा रहे हैं नीचे, अगर 10 लोग हैं तो 10 ही लोग दाब लगा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ज्यादा वो नीचे को दाब लगाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो कंडीशन। देखिए जो मैंने बोला था कि विलेय आपने इस समय ठोस लेना है, ठोस विलेय और विलायक तो द्रवीय। तो ठोस जो आप विलेय ले रहे हैं, विलेय को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो ठोस विलेय है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो विलेय जो क्या कहते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, भाप बनाते हैं, तो वाष्पशील विलेय जो है वो होते हैं जो आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, वो है जैसे कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH, एसीटोन
CH3COCH। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल विलेय, वाष्पशील विलेय के मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए कौन कौन से विलेय हैं ठोस पदार्थ जो वाष्प बनाते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में वाष्प दाब में बदलाव होगा। देखिए क्या तो होगा, क्या इस विलेय में, ये विलेय आपने लिया है, ठीक है, ठोस है तो मैंने कण जैसे दिखा दिए, विलायक है, द्रव अवस्था में। ठीक है, विलेय इस समय वाष्पशील लिया है, अब इसको आप गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो तो इसके कण वाष्पित होंगे, तो ये वाष्प बना रहे हैं। अब ये वाष्प बना रहे हैं तो ये वाष्प दाब भी लगाएंगे ना दाब। बस ये है कि जैसे नमक को वाष्पित करना चाहोगे तो थोड़ा समय लगाता है, ठीक है, विलायक की तुलना में। पानी को गर्म करोगे तुरंत उबलेगा, लेकिन नमक को अगर वाष्पित करोगे तो कम वाष्प बनाएगा, बस इतना समझ लीजिए। तो विलेय को जब गर्म करेंगे, अगर अकेला गर्म कर रहे चाह रहे हैं तो ये विलेय के कण वाष्प बनाएंगे, और जो भी वाष्प बनाएंगे उसको कहते हैं वाष्प दाब, और विलेय के वाष्प दाब को P1 नॉट कहते हैं, पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे अगर हम विलायक की बात करें तो विलायक के कण भी कुछ वाष्प बनाएंगे। तो देख लीजिए, अब विलेय की तुलना में एक चीज हमेशा याद रखना, नमक और पानी आपने लिया है तो कौन ज्यादा भाप बनाएगा? ऑब्वियसली पानी बनाएगा। तो विलायक जो होता है, विलायक के कण ज्यादा वाष्प बनाते हैं। तो मान लीजिए इसने इतने वाष्प बना दिए, थोड़ा सा ज़्यादा बना देते हैं, इसमें 5 बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। तो ये भी वाष्प, ये क्या कर रहे हैं, दाब लगाएंगे द्रव की सतह पर। कंडीशन वही होगी सेम, कि ये वाष्प के कण इसमें जाएंगे और फिर वाष्प के कण क्या होंगे, द्रव अवस्था आएंगे, जो मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो अब ये भी वाष्प के जो कण है साम्य अवस्था पर, ये भी दाब लगाएंगे। तो ये जितना दाब लगाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, शुद्धतम अवस्था वाला दाब, P2 नॉट। ये तो आपको पता ही है, बता दिया। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स करके विलयन बना दिया। तो अब इस विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, एक विलेय जो कि वाष्पशील है, भाप बनाएगा, और दूसरा विलायक। अब होगा क्या देखिएगा, इस विलयन में विलेय है जो कि वाष्प बना रहे हैं, और दूसरा विलायक है जो वाष्प बना रहे हैं। तो डायग्राम में मैंने आपको शो कर दिया। तो इस विलयन में दोनों घटक ऐसे हैं, विलेय और विलायक, जो दोनों वाष्प बना रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे इसके मान लीजिए मैंने शो करने के लिए किया है, 5 वाष्प बना रहे थे, तो यहाँ भी तो वाष्प बनाएंगे, है ना। और विलायक के यहाँ 7 अणु जा रहे थे, वाष्प बना रहे, तो मान लीजिए यहाँ भी उतने ही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताइए कि इन दोनों की तुलना में क्या विलयन का वाष्प दाब कम होगा कि ज्यादा होगा वाष्प? तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ इस विलयन में विलेय भी वाष्प बना रहे हैं, विलायक भी वाष्प बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्यादा वाष्प बनेगी। ठीक है, दोनों वाष्प बनाएंगे तो अधिक वाष्प बनेगी, और जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ज्यादा ये वाष्प के कण दाब लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब अधिक। देखिए मैंने शो कर दिया है, सभी के सभी कण दाब लगा रहे हैं, जबकि यहाँ इनकी तुलना में यहाँ पर क्या था, वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि कम कण बन रहे, इसके भी कम वाष्प बन रहा है, इसका भी कम वाष्प बन रहा है। अब दोनों मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर मात्रा बढ़ गई, विलेय की विलायक की मात्रा बढ़ गई, मतलब दोनों ज्यादा, दोनों मिलके बहुत सारा विलयन बना दिया, तो वाष्प ज्यादा बनेगी। वाष्प ज्यादा बनेगी तो अधिक वाष्प होगी कुल मिला के, और कुल मिला के वाष्प ज्यादा होगी, तो जितने ज्यादा कण वाष्प के होंगे उतना ज्यादा दाब लगाएंगे, मतलब वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, लेकिन कंडीशन है विलेय वाष्पशील होना चाहिए। अब देखिएगा, वरना कंडीशन बदल जाएगी। अब डेफिनेशन मैंने लिखा दी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। वाष्पशील विलेय की उपस्थिति में विलयन में अधिक वाष्प बनती है, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है, यही हमने समझना है। तो नेक्स्ट ले रहे हैं अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय जैसे मैंने लिया लकड़ी का बुरादा, वो वाष्प नहीं बनाता, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट दी है जिसमें अवाष्पशील विलेय लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अवाष्पशील विलेय वो होते हैं जिनको हम गर्म करेंगे तो वो वाष्प नहीं बनाएंगे, वो वेपर नहीं बनाएंगे। तो ये विलेय लिया है, पर्पल कलर से मैंने इसके पार्टिकल दिखाए, अणु दिखाए। तो यहाँ पर लिखा है अवाष्पशील कोई वाष्प नहीं, यहाँ पर कोई वाष्प नहीं बन रही। ठीक है, तो इसका तो P1 नॉट P2 नॉट लिखने का मतलब ही नहीं है मतलब नहीं, क्योंकि इसमें वाष्प ही नहीं बन रही, तो यहाँ पर कुछ भी वाष्प नहीं होगी, तो छोड़ देते हैं, इसका कोई वाष्प दाब नहीं। लेकिन विलायक तो कुछ ना कुछ वाष्प बना रहा होगा ना, तो इसको हम P2 मान रहे थे तो P2 ही मान लेते हैं, P2 नॉट, शुद्धतम अवस्था में ये वाष्प बना रहे हैं। ठीक है,
तो ये वाष्प, ये 7 कण बने थे, पहला ही वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो ये सबके सब वाष्प, ये क्या करेंगे, द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे, तो इसका वाष्प दाब हो गया विलायक का P2 नॉट। पहले वाले को P1 नॉट मान रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये वाष्प नहीं बना रहा है तो P1 नॉट की बात ही नहीं हो रही है, लेकिन विलायक तो वाष्प बना रहे हैं ना। तो शुद्धतम अवस्था में जब ये अकेला था तो इसकी वाष्प दाब इसको मान लेते हैं, P नॉट भी मान सकते हो, और P2 बार बार 2 मान रहे हैं तो उसको 2 ही मान लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पर विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है, आपको पता ही है। तो इस विलयन में विलेय भी है, कैसा विलेय, अवाष्पशील, और विलायक भी है वाष्पशील, ठीक है। तो क्या होगा, अब आप कहोगे 7 यहाँ थे, ये तो वाष्पित हो नहीं रहे हैं, तो अगर ये केवल विलायक ही विलायक वाष्प हो रहा है तो 7 अगर अणु यहाँ बने वाष्प के तो 7 यहाँ भी होने चाहिए, मतलब दोनों का वाष्प दाब बराबर होना चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, ये जो यहाँ पर विलयन बना है, इस विलयन में विलायक है जो कि 7 कण बना रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिए इतना वाष्प बना रहे हैं, लेकिन विलेय वाष्प नहीं बना रहे। तो आप कहोगे विलेय से क्या फर्क पड़ना है, तो इसने उतना ही वाष्प बनाना चाहिए जितना ही अकेले में बना रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, देखिएगा, यहाँ पर मैं बार बार बोल रही थी ना, विलयन में इनका वाष्प दाब बदल जाता है, P1 और P2, इसीलिए आंशिक बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंडीशन में चेंज होता है। तो होता क्यों है, ये जो विलायक के कण हैं, इस विलायक के कणों के बीच में विलेय के कण हैं, वो कण जो वाष्प नहीं बनाते। जैसे ये सोचो, पानी में लकड़ी का बुरादा डाल दिया, ठीक है, तो इसकी मैं एक वीडियो आपको दिखा देती हूँ, आप वीडियो देख लेंगे अभी इसको पूरा होने के बाद। तो होगा क्या, जब आप लकड़ी का बुरादा डालेंगे पानी के बीच में, तो लकड़ी का बुरादा क्या होगा, विलेय, वो वाष्पित तो नहीं होता, लेकिन पानी के कणों को वाष्प में बदलने से रोकेगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। ये जो पानी के कण हैं इस विलयन में, विलयन और लकड़ी का बुरादा है विलेय, तो ये लकड़ी का बुरादा खुद तो वाष्पित नहीं होगा, लेकिन पानी के अणुओं को वाष्प बनने से रोकेगा। तो वाष्प बनने से रोकेगा तो यहाँ पर बहुत कम वाष्प बनेगी। तो देखिएगा, इसकी तुलना में यहाँ पर बहुत कम अणु बने वाष्प के, ये जो विलायक के कण गए ये बहुत कम गए, तो कम वाष्प बनी, तो कम वाष्प दाब। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि अवाष्पशील विलेय क्या करता है, विलायक के कणों को वाष्प में बदलने से रोकता है। इसके कारण क्या बनेगी, कम वाष्प बनेगी, और कम वाष्प बनेगी के तो क्या करेंगे, हम कहेंगे वाष्प दाब भी कम है। तो एक प्रकार से ये सोचो, जो लकड़ी का बुरादा है वो क्या कर रहा है, उसको ऊपर जाने से रोक रहा है, वाष्प में बदलने से रोक रहा है। वैसे भी जनरली पानी है, पानी को गर्म कर रहे, वाष्प बन रही, उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा की लेयर लगा दोगे तो भाप बनने में देर लगेगी ना, भाप बनने में देर लगेगी, कम वाष्प बनेगी, कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है। अवाष्पशील विलेय किसी विलयन में विलायक के कणों को वाष्पित होने से रोकता है, उनके मार्ग को अवरुद्ध करता है, रास्ते में जाने से रोकता है, जिसके कारण कम वाष्प दाब बनती है, कम वाष्प बनती है, और वाष्प कम बनने के कारण वाष्प दाब का मान भी कम हो जाता है। तो आज हमने राउल्ट का नियम और वाष्प दाब की परिभाषा व वाष्प दाब की 2 कंडीशन पढ़ दी। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, जिसमें राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। राउल्ट का नियम के अकॉर्डिंग हमें आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन पढ़ने हैं, उसके ग्राफ पढ़ने हैं। तो वो वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। तो अगर ये देखी है तो अब आप आसानी से वो राउल्ट के नियम, उसके आदर्श और अनादर्श विलयन को आसानी से समझ सकते हैं। और उसके बाद होगी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स अणुसंख्यक गुणधर्म, वो तो आपके फिर बाएं हाथ का कमाल है अगर आपने वाष्प दाब समझ लिया। तो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब पर आधारित, इसको अच्छे से समझे, राउल्ट के नियम को समझे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड बाय।